कक्षा 9 हिंदी तीसरा यूनिट का 3.4 रीढ़ की हड्डी आज हम करेंगे। रीढ़ की हड्डी मनुष्य के शरीर की मुख्य हड्डी होती है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो मनुष्य सीधा खड़ा ही नहीं रह सकता, ना बैठ सकता है। मनुष्य जीवन की कल्पना की नहीं की जा सकती है। तो रीढ़ की हड्डी समाज में इसका जो आशय है कि उसके चरित्र का है, समाज में उसका मान सम्मान का है। अगर चरित्रहीन व्यक्ति है तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। रीढ़ की हड्डी इसे ही कहा गया है। और इस पाठ में मुख्य तौर पे जो अंधविश्वास है, पुरानी जो रूढ़िवादिता है कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पुरुषों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस पाठ में मुख्य जो लिखने का उद्देश्य है यही है। अब जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा ज़िले बुलंदशहर में हुआ था। और इन्होंने कई नाटक लिखे हैं। ये जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, ये भी नाटक है। इनकी प्रमुख रचनाएं भोर का तारा, वो मेरे सपने, शारदीय, कोणार्क, पहला राजा, जिन्होंने जीना सीखा, 10 तस्वीरें, ये है। और इनका निधन हुआ है 14 मई 1978 को। अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। तो पाठ के पात्र परिचय हैं। उमा एक लड़की जिसका विवाह होना है, रामस्वरूप उसके पिता रहते हैं लड़की के, प्रेमा उसकी माता, शंकर जिस लड़के की उमा से शादी के लिए बातचीत होती है वो लड़का रहता है, गोपाल प्रसाद उसके पिता, और रतन घर का नौकर रहता है, किसके, रामस्वरूप के घर का। अब पाठ शुरू होता है कि लड़के वाले आने वाले रहते हैं लड़की के घर, तो उनके स्वागत की तैयारियां होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है कि उनके स्वागत में क्या क्या चीज़ रखा गया था। तो रामस्वरूप जो लड़की के पिता होते हैं तो घर को साफ़ सुथरा करते हैं, और उनका जो नौकर रहता है रतन उनके साथ साथ हेल्प करता रहता है उनका। तो नई दरी बिछाई जाती है, नई चादरें बिछाई जाती, धुली हुई साफ़ सुथरा घर किया जाता है, ग्रामोफोन रखा जाता है, कुछ नमकीन जैसे समोसा, मक्खन तो रहता नहीं है, टोस्ट रखता है, और चाय बाद में बनती है। तो ये सब तैयारियां होती है। इसमें ये प्रश्न है। अब इसी बीच में जो घर की तैयारियां होती हैं तो बहुत सारी बातचीत होती है जिसका इसमें जिक्र किया गया है। अब जो पात्र परिचय, उमा की माता प्रेमा, तो गेहुआ रंग रहता है उसका, कद काठी, छोटी हाइट की रहती है और बड़ी बिजी सी रहती है। अब इसी में बहुत सारा हंसी मजाक भी होता है, बातचीत होता है, और घर की सारी तैयारियां हो जाती है। अब लड़कों वालों की शर्त होती है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर के कामकाज नहीं करेगी। और लड़का बीएससी करके और मेडिकल की पढ़ाई करता रहता है, लेकिन इनकी लड़की पढ़ी लिखी रहती है, लेकिन लड़के वालों की शर्त के हिसाब से लड़की की पढ़ाई छिपाते रहते हैं। अब घर की तैयारियां करते करते सारी, अब उतने में आ जाते हैं लड़का और उसके पिता दोनों आते हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है तो फिर दरवाज़ा खोला जाता है, और रामस्वरूप कहते हैं कि अरे अभी तक तू गया ही नहीं, पूरा तो काम किया धरा बेकार कर दिया तू, अभी तक मक्खन लाया नहीं। उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि अब इस रूम से नहीं तो दूसरे वाले रूम से जा, जब तक हम बातचीत करते हैं। अब बातचीत होती है, आते हैं तो लड़के की थोड़ी कमर झुकी हुई, और लड़के के पिता बड़ी चतुर मुस्कुराहट, तो पता चलता है कि हाँ ये बड़े ही पहुँचे हुए लोग हैं। और फिर बातचीत का दौर शुरू होता है। अपने ज़माने की बातें, हम कितनी कसरतें किया करते थे, कितने हम मिठाइयाँ खाते थे, कितनी मलाई खा जाते थे, ये सब बातें चलती रहती। फिर चाय नाश्ता वगैरह सब होता है और लड़की आती है, और फिर लड़के की पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है। तो 1-2 साल अभी बचा रहता है और 1 साल बीमार हो गया रहता है, जिससे थोड़ा उसके पढ़ाई में बाधा आई रहती है। अब बात ही बात में बताते हैं, हम तो दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, आजकल के क्या बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये है वो है। और क्रिकेट कोई खेल होता, हम तो हॉकी खेला करते थे, टेनिस बैडमिंटन खेला करते थे। तो दुनिया भर की सब बातें होती रहती हैं। अब लड़की का आगमन होता है। भाई लड़की को बुलाया जाए, लेकिन उसके पहले लड़की को ज़्यादा मेकअप वगैरह पसंद नहीं रहता है, तो सिंपल सी रहती है लड़की, और पढ़ी लिखी रहती है इनकी लड़की।
तो इनकी माँ जो रहती है उमा, वो बोलती है कि हमारे ज़माने में तो स्त्री सुबोधिनी एक किताब आती थी जिसमें घर गृहस्थी की सारी बातें होती थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी लड़कियां और उनका ब्याह हो जाया करता था। लेकिन जो लड़की के पिता रहते हैं ये पुराने ख्याल नहीं मानते हैं, वो अपनी लड़की को पढ़ाए रहते हैं, अच्छी शिक्षा दिए रहते हैं। तो आपस में कहासुनी भी होती रहती इसी बात पे। अब लड़के के पिता जो रहते हैं, शंकर के पिता, बातों ही बातों में पूछते हैं कि मैंने कुछ सुन रखा है, क्या वो सही है? तो लड़की के पिता पूछते हैं कि किस बारे में? तो वही पढ़ाई के बारे में। तो बोलते हैं हमें मेम साहब तो चाहिए नहीं, हमको तो घर में काम करने वाली। तो फिर अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हैं लड़के के पिता कि भाई लड़के को तो काम करना होता है, अब लड़कों की तो मूछें होती, क्या औरतों की मूछ थोड़ी हो जाएगी, क्या लड़कियां थोड़ी बराबरी करेगी? ये सब अपने पुराने दकियानुसी ख्याल उनके सामने बताते रहते हैं। और फिर लड़की जब आती है तो बातचीत होती है। अब लड़की को कहते हैं कि थोड़ा सा गाकर भी सुना दो, तो गाकर भी सुनाती सब कुछ। अब जब लड़की का ध्यान अचानक से लड़के की तरफ जाता है तो फिर वो चौंक सी जाती है। अब लड़की से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा गुस्से में भी रहती है। तो लड़की को समझ में आ जाता है कि ये वही लड़का है जो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। मतलब लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं था और नौकरानी के पैर पकड़ के माफ़ी मांगता जब पकड़ा जाता है। तो अब लड़की के मन में थोड़ा सा भाव आ जाता है कि मेरी तो इतने इन लोगों ने इंटरव्यू ले डाले, इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, लेकिन अपने लड़के के बारे में तो कुछ बताए ही नहीं। और इस लड़के की कैरेक्टर इतना ख़राब है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चित्र में देखो जैसे बैठे हैं ना, ये लड़की है, ये लड़का उनके पिता और ये लड़की के पिता है। तो फिर बातों ही बातों में लड़का भी फिर देखता है और कुछ उसको लगता है कि शायद ये लड़की पढ़ी लिखी है। अब सारी बातें जब हो जाती हैं तो लड़की को गुस्सा भी आता रहता है। हर चीज़ गाना गा कर चल कर सब दिखा देती, फिर भी बोलते हैं ज़रा अभी से जवाब देने दो। क्योंकि जो घर में पेंटिंग्स वगैरह रखी रहती हैं तो लड़की के पिता तारीफ़ करते हैं अपनी बेटी की कि ये मेरी लड़की ने बनाया है, ये किया है, वो किया है, सब तारीफ़ पे तारीफ़ अपनी बेटी का करते रहते हैं। और लड़की चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन जब जवाब मांगते हैं कि ज़रा मुंह खोल के भी तो बताओ, कि बोल के भी बताओ, तो फिर वो लड़की को गुस्सा आता है। फिर बोलती है कि क्या जवाब दूँ? जब कुर्सी मेज बिकती है, दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। अब रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी को चुप कराते हैं कि अब इसको गुस्सा आ गया है ना। तो उमा गुस्से में फिर कहने लगती कि मुझे कह लेने दो, ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए, ज़रा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होते क्या? क्या चोट नहीं लगती क्या? बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह अच्छी से देखभाल करके। बहुत गुस्सा आ जाता है। अब जो लड़के के पिता होते हैं, अब वो बोलते हैं कि मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ आप लोगों ने बुलाया था क्या? फिर उमा को और तेज़ आवाज़ में फिर बोलने लगती है गुस्से में। तो बोलती है बेइज्जती क्या हमारी नहीं होती है क्या? इतने देर से नाप तौल कर रहे थे। और इन साहबजादे से पूछिए कि पिछले फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। अब लड़के की पोल खुलते देखकर शंकर, फिर जो लड़का रहता है वो फट से बोलता है बाबूजी अब चलिए। तो गोपाल प्रसाद जो रहते हैं लड़के के पिता, बोलते हैं लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? तो लड़की बोलती हाँ मैंने बीए पास किया है और अपने आपकी पुत्र की तरह कोई चोरी छुपे ताक झांक नहीं किया है। यहाँ पर बात पूरी खुल जाती कि लड़की पढ़ी लिखी रहती है। और फिर लड़के वाले चले जाते हैं। लेकिन लड़की को बहुत पहले हंसी आती कि मैंने भी उनकी बेइज्जती की और भगाया यहाँ से। बाद में उसकी जब सगाई टूट गई रहती है, इसलिए इस बात का दुख भी होता है और लड़कियों की ये दशा देख के उसे रोना भी आता है। ये प्रश्न है कि पहले वह हंसती है बाद में रोती क्यों है? तो ये प्रश्न है कि उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती, इसलिए लड़की रोने लगती है। और ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो बच्चों कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए इस पाठ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।